नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल समेत 20 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए गुरुग्राम में आपको बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को चेक वितरित किया और सम्मानित किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से जिले की पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि जिलेवार की मैपिंग करने के हिसाब से सुविधा देने की योजना बनाई है। वहीं उन्होंने बताया कि लघु खेल नर्सरी की योजना भी बनाई। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी किसी भी गवर्नमेंट ने अभी सम्मानित नहीं किया है। हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देती है और सबसे पहले जिन्होंने समारोह रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले हरियाणा ने रखा है। जो हमारी खेल नीति है हरियाणा की, उसकी कॉपी सभी राज्य कर रहे हैं, सभी कंट्रियां कर रही हैं कि भाई हरियाणा एक ऐसा राज्य है, इतना मतलब 2% की आबादी में हम मेडलों में भी देश में जितने मेडल अभी 33% हमारी संख्या, चाहे ओलंपिक में लगा लीजिए, किसी भी गेम में लगा लीजिए, तो वो हमारी खेल नीति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतना खिलाड़ियों को इतना प्यार और सम्मान, हमेशा वो खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो ओलंपिक गेम की बात हो, बात करने की बात हो, साथ के साथ बात करते हैं, जाने से पहले भी आने के बाद भी। तो मैं सभी जो यहाँ पे आए हैं, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए खिलाड़ियों को सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हम सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और आप सभी लोगों का, अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो शायद हम वहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं आज। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे तो हम अपने तिरंगे का मान हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम अभी जीत के आए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी दिन हो सकता है कि हम हार के भी आए, लेकिन हम अपना 100% दे के आएंगे, ये आप लोगों से वादा करते हैं। और आप ऐसे ही साथ बनाए रखें, कभी हार और जीत तो लगी रहती है। और मैं सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमेशा ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतना प्यार और सम्मान देते हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और डेफिनेटली हम अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। सभी को मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जैसे सीएम साहब आए यहाँ पे, संदीप सिंह जी हैं, सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि हम भी जब बाहर बताते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है, तो कई स्टेट्स के जो हमारे साथ प्लेयर खेलते हैं, तो जैसे पंजाब के हैं, यूपी के हैं, तो सभी बोलते हैं कि यार हमारी भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हरियाणा की पॉलिसी है। तो ये शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा करते आए हैं और तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते रहें और प्लेयर भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। 210 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 42 खिलाड़ी हरियाणा के थे। 28 मेडल इंडिविजुअल और टीम गेम को मिलाकर हमारे 28 जो मेडल के प्लेयर हैं। हम अगर बात करें तो 61 मेडल टोटल हिंदुस्तान के आए हैं, उसमें से 20 मेडल हरियाणा के हैं और 61 मेडल में 22 मेडल जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। शायद किसी ने बात की हो, हमारे पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, हर घर तिरंगा। लेकिन एक बात यह भी नोट करने की है कि 22 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के उस धरती पर आए जिस देश ने पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया है, राज किया है। तो वहां पर हमारा राष्ट्रीय गान भी बजा है, वहां पर हमारा तिरंगा भी लहरा है। तो एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें, उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से के खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं झज्जर में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने खेल नीति को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इतिहास से बाहर ही नहीं आ पाते, जबकि हुड्डा साहब को ये समझना चाहिए कि पिछले 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। ओपी धनखड़ यहां गांव सिकंदरपुर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जो अच्छा खिलाड़ी था वो आज प्रदेश सरकार में खेल मंत्री है। खिलाड़ियों से जाकर यदि कोई पूछेगा तो खिलाड़ी ही स्वयं बता देंगे कि किस सरकार की खेल नीति अच्छी है। इस खेल नीति का परिणाम है कि सारे उन खिलाड़ियों को भी जो जाने की तैयारी करते हैं सरकार मदद करने लगी, और केवल तीसरे नंबर वाले को नहीं, चौथे नंबर वाले की भी सरकार संभाल कर रही है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज बहुत अच्छा जो खिलाड़ी था वही प्रदेश का खेल मंत्री है, और सारे खिलाड़ियों से कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो जाकर कहेंगे कि वो इस समय की खेल नीति से बहुत खुश हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने समय के इतिहास से बाहर ही नहीं आ पाते और उसी के उसमें बंध जाते हैं। चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं 8 साल में, सबका अध्ययन करना चाहिए। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर दक्षिण हरियाणा में विकास न करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें बनवाई हैं, लेकिन चंडीगढ़ जाकर भूल जाते हैं। यहाँ पर तो मेरी उम्र के हो गए हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं यार, आज तक तो पता ही नहीं चलता। आ जाता है 40 दिन में भी आ जाता है, लकवा मार जाता है। सारे के सारे यहाँ से उठा करके गाड़ी अपनी जयपुर जाया करते थे, वो तो जाना पसंद नहीं करा। ये एम्स भारत सरकार ने हमारे यहाँ पर, तो चिकित्सा का जो अभाव था ये है, अभी भी पूरा करना। नौकरियों का अभाव है, वो भी पूरा करना। नौकरी पूरी तरह से हमारे को मिल नहीं पाई, इसको दो कोई दे रहा है। तो हिसाब का था तो हिसाब वाले को मिल जाती थी नौकरी, कोई रोहतक का तो रोहतक वाले को मिल जाती थी नौकरी, तो दिवानी वाला था दिवानी वाले को मिल जाती थी। हमारे वालों को तो औरों के नंबर खत्म हो जाता था, इंटरव्यू में उसके 0 नंबर देने के बावजूद भी उसकी मेरिट काटी नहीं जा सकती थी, जब जाकर उसको नौकरी उपलब्ध होती। ये स्थिति हमारे साथ, और ये स्थिति जब है कि कांग्रेस के शासन में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हमारी वोट उस टाइम तो गिनी जाती हैं जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाता है और जिस दिन पार्टी की टूटी बोलने लग जाती है चंडीगढ़ के अंदर, तो हमारी वोट नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राव इंद्रजीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राव इंद्रजीत को विकास पुरुष बताया और कहा कि वो पूरे हरियाणा के विकास के बारे में सोचते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। राव इंद्रजीत पूरी तरह से विकास पुरुष हैं और वो हरियाणा के टोटल विकास के बारे में सोचते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तो तेज हो गई है। वहीं कुरुक्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी अध्यक्ष निशांत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। इस दौरान जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि चिंतन मंथन कर शीर्ष नेतृत्व जल्द ही फैसला करेगा, और उन्होंने कहा कि अगले महीने ही पंचायत चुनाव हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के हमले में हांसी का निशांत मलिक गुरुवार को शहीद हुआ था। शहीद का उसके गांव ढंडेरी में राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। वहीं हांसी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। सोनीपत में रेलवे विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध जमीन से कब्जा हटवाया गया, जहां रेलवे की तरफ से 28 दुकानों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से 8 लोगों ने पहले ही अपना कब्जा हटा लिया और वहीं 20 लोगों की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रेलवे की तरफ से पीला पंजा चलाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जिलों से रेलवे पुलिस भी बुलाई गई है।
यमुनानगर के सांढौरा छछरौली खंड का रायपुर डमौली स्कूल में टीचर अपनी मनमानी से आते हैं। इन्हें सरकारी नौकरी तो मिल गई, लेकिन शायद सरकारी नियमों के मुताबिक स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी ये लोग शायद नहीं समझते। ये रिपोर्ट देखिए। काफी लेट आवा, कई बार जल्दी आ जाता, कई बार लेट आवा, रोज बताओ। उनसे पूछेंगे हम, अभी नहीं आए, रोज ऐसे ही लेट आते हैं ना। आप जो है सरकारी टीचर हैं, आपको पता है सरकारी 8 बजे टाइम है, और आपको तो बच्चों से पहले आना चाहिए। आप 8:10 पे आ रहे हो, और 8 बजे स्कूल का टाइम है, वो 9 बजे तक पहुँचते हैं। ऐसा क्यों? आपने उनसे पूछा होगा स्कूल में आने का क्या समय है? मैम, स्कूल में आने का क्या समय है बताइए पहले तो आप। ये तस्वीरें रायपुर डमौली गांव के स्कूल की हैं, जहां पर टीचरों को शायद जरा भी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। स्कूल का समय भले ही 8 बजे का हो, लेकिन टीचर अपनी मर्जी से आते हैं, जिनका कोई समय नहीं है। टीचरों ने जब स्कूल के अंदर मीडिया कर्मी को देखा तो बौखला गए। इन मैडम को देखिए, जिनसे आने का समय पूछा गया तो बौखला गई और बहाना बनाते हुए क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। तो मैम, स्कूल में आने का क्या समय है? मैम, स्कूल में आने का क्या समय है ये बताइए पहले तो आप आइए। स्कूल में आने का समय 8 बजे है। मैं बुक्स का पता करती हूँ, आई हूँ। हाँ जी, बुक्स का पता करती आई। कौन सी बुक्स का पता? बच्चों की बुक्स कम आई है। स्कूल में आने का टाइमिंग क्या है? आप 1 मिनट। टीचर कौन कौन है स्कूल में? और आप बैठिए पहले जी, टीचर आपके सामने है। ये ऐसे अकेली टीचर नहीं है, इस स्कूल में कई ऐसे टीचर हैं जिनका कोई समय आने का नहीं है। कोई 8:30 बजे आता है तो कोई 9 बजे तक आता है। अब इन मैडम की भी सुन लीजिए, जो 8:10 पर पहुंची हैं और वो बहाना मारने लगी कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो आज ही लेट हुई हैं, जबकि इस स्कूल से उनके निवास स्थान की दूरी महज 3 किलोमीटर है और यहाँ कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जहाँ ट्रैफिक जाम लगता हो। 8:15 बजे के बाद स्कूल की टाइमिंग क्या है? 8 बजे से। तो आप किस टाइम आते हो स्कूल में? 8 बजे आता है। मैम, आज मैं 8 बजे से स्कूल के बाहर खड़ा था, आप 8:15 बजे के बाद आए हैं। बच्चों की शिकायत आ रही है, रोज रोज आप लेट आते हो। कितनी सच्चाई है इसमें? तो 8-10 तक ही आए होंगे, फिर आज लेट हो गए तो ट्रैफिक ज्यादा था, इसी वजह से। तो वहीं इस दौरान स्कूल में समय पर पहुंचे अध्यापक रूप राम ने कहा कि सरकार ने उन्हें बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि स्कूल में समय से पहले पहुंचे और बच्चों का खास ध्यान रखें। तो टीचर्स का टाइम है कि 10-15 मिनट पहले आए, वो अपना टाइम सिर आकर के बच्चों को संभाले देखे, लेकिन उनको फिर भी एक बार फिर से आगाह कर दिया जाएगा कि आप टाइम पर पहुँचे। किसी भी प्रकार से आपका जो टाइम है वो टाइम पर आपने पहुँचना जरूरी है, क्योंकि सरकार का कार्य है और हमारा कार्य है अध्यापक का, क्योंकि बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। बच्चे जब उसका अनुकरण करते हैं कि हमारे टीचर ही लेट आते हैं, तो वो बिल्कुल जल्दी आएंगे, वो भी उन्हीं का ही अनुकरण करेंगे। तो सभी टीचर से मैं यही आग्रह करूँगा कि वो समय पर पहुँचे और समय पर आकर के अपनी उपस्थिति दें और बच्चों को अच्छी गतिविधियों के प्रति अवगत करवाएं। टीचरों के लेट आने से छात्र छात्राएं भी परेशान हैं, क्योंकि वो समय से स्कूल पहुंचते हैं। कैमरा देख छात्रों ने टीचर की सच्चाई बयां की। कौन से मास्टर जी पढ़ाया करा? किस टाइम आवा मैं रोज? काफी लेट आवा, कई बार जल्दी आ जाता, कई बार लेट आवा, रोज। मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने टीम भेजकर मामले की जांच करवाने की बात कही। साथ ही कहा कि लापरवाही पाई गई तो टीचरों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा अधिकारी को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ और उनसे रिपोर्ट लेके जो भी आगे का मामला बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। वो देखते हैं ना, मामला पहले जांच होने के बाद ही बता सकते हैं क्या, ये सारा मामला जांच करने पर चलेगा। वहीं उमेश नामक अध्यापक कैमरा देखकर भागने लगा। वहीं लेट लतीफ अध्यापक सुमित को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एकदम से छुट्टी ले ली। तो वहीं उमेश नामक अध्यापक तो उल्टा मीडिया कर्मियों को ही धमकाने लगे। बहरहाल अब देखना यहाँ पर यह है कि जिला शिक्षा विभाग स्कूल लेट आने वाले टीचरों पर कार्रवाई करेगा या फिर खाना पूर्ति करते हुए मामला रफा दफा करेगा। कौन कौन पढ़ाते हैं आपको? इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए सागौरा से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।
हिसार में किसानों ने नलवा से विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बालसमंद तहसील में 2020 में खराब हुई फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है, जिसको लेकर किसान बालसमंद तहसील पर 65 दिन तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि रणबीर सिंह गंगवा बालसमंद तहसील पहुंचे और उन्होंने आश्वासन देकर उनका धरना उठवा दिया है। उन्होंने 10 दिन का समय मुआवजा देने के लिए मांगा है, लेकिन 1 महीना पूरा होने के बाद तक भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर लगातार ऑटो और बस चालक हाईवे पर खड़े रहते हैं, जिनके चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। इस बीच अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि नेशनल हाईवे पर गाड़ी और ऑटो खड़े करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी नेशनल हाईवे पर लगातार जाम रहता है। इस बीच लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर ऑटो और बस खड़े होने के चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। देखिए, इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर, जहां जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन इस बीच अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से लोगों के चालान जरूर किए जाते हैं, लेकिन चालान करने के बावजूद भी जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहती है। लगातार लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन पुलिसकर्मी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो पुलिसकर्मी का कोई भी जवान जो है नेशनल हाईवे पर तैनात नहीं रहता, जिसके चलते काफ़ी लंबा जाम जो है वो यहाँ लगा रहता है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। लगातार नेशनल हाईवे पर बस की बात की जाए, ऑटो चालकों की बात की जाए तो लगातार नेशनल हाईवे पर जो है ये ऑटो चालक इसी तरीके से खड़े रहते हैं, जिनके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। लगातार लोगों की तरफ से शिकायतें भी जरूर की जाती हैं, लेकिन इस जाम को लेकर के कोई भी जो बड़े कदम जो है उनकी तरफ से नहीं उठाए जाते। अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि नेशनल हाईवे पर जो भी कोई ऑटो चालक या बस खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस की जो इन लोगों को खिलाफ जो है कार्रवाई जो है ज़रूर की जाती है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी नेशनल हाईवे पर जो ऑटो चालक और रेडियो की बात की जाए तो लगातार इसी तरीके से जारी रहती हैं, खड़े कर देते हैं। उसके बाद जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण। नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से ऑटो चालक बस खड़ी कर देते हैं तो जाम की समस्या कितनी बनी रहती है? बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्या कोई पुलिसकर्मी कोई तैनात नहीं रहता जिनके चलते जो ऑटो चालक नेशनल हाईवे पर खड़े रहते हैं? कोई अगर कोई अपना वाहन खड़ा कर दे तो उसका चालान जरूर कर देते हैं, लेकिन ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो जानकारी नहीं। परेशानी कितनी होती है नेशनल हाईवे पर? परेशानी तो बहुत होती है, जाम ही लगा रहता है। जाम लगा रहता है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है लगातार जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या जो है लगातार जारी रहती है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि जाम खुलवाने के लिए और इनके खिलाफ जो ऑटो चालकों के खिलाफ जो है कार्रवाई उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन कार्रवाई आप साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्रवाई अगर इनके खिलाफ हो तो ये नेशनल हाईवे पर इसी तरीके से ऑटो जो है वो नहीं खड़े करेंगे। लेकिन आप लगातार जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या जो है लगातार उत्पन्न रहती है, बस खासतौर पर अगर बस और ऑटो की बात की जाए तो लगातार नेशनल हाईवे पर ऑटो और बस जो है इसी तरीके से लगातार खड़े रहते हैं, जिसके चलते काफ़ी लंबा जाम जो है वो लगा रहता है। पुलिसकर्मी देखिए, जिस पुलिसकर्मी जो है अब यहाँ पहुँच चुके हैं, तैनात हो चुके हैं, जाम खुलवाने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है। इनसे बात कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर जाम बना रहता है। क्या नाम है जी आपका? लगातार नेशनल हाईवे पर ऑटो चालक खड़े रहते हैं, क्या इनको हटाने का काम नहीं किया जाता आपकी तरफ से? किया जाता है। लगातार नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से खड़े हैं ये ऑटो चालक, काफ़ी लंबा जाम जो है वो लगा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। नहीं, लगातार हटाने का काम किया जाता है। पुलिस आखिरकार ये रोडों पर क्यों लगाते हैं इस तरीके से? सवारी भरने के लिए लगाते हैं, सवारी के लिए लगाते हैं। कार्रवाई क्या की जाती है इनकी तरफ? इनको हटाया जाता है कि इनकी मारपीटाई की जाती है, चलान भी काटे जाते हैं। हटाने के बावजूद फिर दोबारा से वो दोबारा लगा लेते हैं, वहीं चलान भी काटे बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? कोई आदेश नहीं अधिकारियों की तरफ से? कुछ देर पहले देखा गया कि आप लोग भी कोने में बैठे हुए थे और उसके बाद जो नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ था। कहाँ पे? अभी यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे कहाँ जाम लगा हुआ है? अभी कुछ देर पहले जाम लगा हुआ था। जाम तो चलता रहता है जी, लगता नहीं, हम यहीं खड़े रहते हैं। और भाई साहब बताएंगे आपको इसके बारे में। देखिए, लगातार जिस तरीके से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरीके से आपको दिखाया गया नेशनल हाईवे पर ऑटो चालक और रेहड़ी खड़े होने के बावजूद जिस तरीके से जाम की समस्या जो वो लगातार उत्पन्न रहती है, लगातार लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है यहाँ करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद, कार्रवाई के बावजूद भी ऑटो चालकों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उन्हें यहाँ से हटाने का काम जो है
वो नहीं किया जाता। खाना पूर्ति जो है पुलिस की तरफ से की जाती है। लगातार लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।